Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving practice questions for higher mathematics. So, without a delay, let us start solving questions. So, this is our first question. Yes, let P be a prime number and G be a group such that for each G belongs to J, small g belongs to a capital G. Okay, now there exists n which is belonging to a natural number such that g raised to power p raised to power n equals to 1. Then which of the following is false? Okay, so false option we have to see. Now first let's go to the concept. What is the concept is being used here? Concept. So concept is Syloh's first theorem, which says that G is a finite group. G हमारा एक finite group है and P is a prime. P is a prime. So if P raised to power K divides G, then G has, अगर P raised to power K है वो G को divide कर रहा है, तो G has at least one subgroup of order P raised to power K. ठीक है, एटलीस्ट होगा. फर्स्ट थिंग ये. सेकेंड चीज़ है कि हमारा इफ, ये सेकेंड है, ठीक है, इफ order of group is p raised to power n, then there exists at least n minus 1 normal subgroup of order p raised to power r for 0 n and r and n. ठीक है, अगर हमारा ऑर्डर जो p रेस्ट पर n है तो एटलीस्ट n माइनस वन नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और वो जो होगा सब ग्रुप वो किस ऑर्डर का होगा? p रेस्ट टू पावर r का, और वो r कहाँ कहाँ लाई करेगा? 0 और n के बीच में लाई करेगा. ठीक है, सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इज नाउ हमारे पास गिवन क्या है? अच्छा, गिवन नहीं है, हमें ऑप्शन से देखना है, फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करनी है. ओके, सो वी विल बी सीइंग कि जी हमारा यहाँ पे दिया है p रेस्ट टू पावर 6. तो साइलो फर्स्ट थ्योरम जो है वो ये कहेगी कि जो h है हमारा वो सब ग्रुप हो जाएगा दिस और p रेस्ट टू पावर 2. तो देखो p रेस्ट टू पावर 2 है, इट इज़ डिवाइडिंग p रेस्ट टू पावर 6, डिवाइड कर रही है ना ये, तो यस ये तो होगा, फर्स्ट तो होगा. सेकंड जो कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट है हमारी कि अगर ग्रुप का ऑर्डर p रेस्ट टू पावर 6 है तो g हैज़ एटलीस्ट 5 नॉर्मल सब ग्रुप. अच्छा, इंडेक्स वो सॉरी फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा? एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन में इंडेक्स बताया गया इसका, तो इसका मतलब p ऑर्डर है, और अगर हम इसको p रेस्ट टू पावर 4 से, तो यस p रेस्ट टू पावर 2 इंडेक्स आ ही जाएगा, है ना. तो यस दिस इज ट्रू. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट में हमारा बोल रहा है ये कि p हैज़ एटलीस्ट 5 नॉर्मल सब ग्रुप्स. तो अभी हमने बताया था कि अगर वो सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तो n माइनस वन हो गए उसमें नॉर्मल सब ग्रुप, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. अब स्टेटमेंट 3 बोल रही है सेंटर ऑफ g कैन बी इनफाइनाइट. ठीक है,
अगर हमारे पास पी एन ये है ग्रुप, ठीक है, और पी हम इसमें 2 ले लेते हैं, तो सेंटर ऑफ जी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सेंटर ऑफ जी इज इनफाइनाइट, तो ये भी सही है। अब जो डी ऑप्शन है 6 नॉर्मल सब ग्रुप तो नहीं हो सकते, ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी हमारी, 6th स्टेटमेंट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट बी सच दैट एक्स और वाई इक्वल नहीं है, ठीक है, और एप्सिलॉन आपका, तो देखो एक चीज़ आप इसमें ये भी कर सकते हो, एप्सिलॉन को कोई भी नंबर ले लो, है ना, जैसे एप्सिलॉन को 0.5 ले लिया, है ना, और एन को आप यहाँ पे 1 पुट कर लो, एक्स को आपने 0 ले लिया, वाई को आपने 1 ले लिया, तो यू कैन डू बाय दिस एज वेल। तो आप यहाँ जब वैल्यूज़ पुट करोगे उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। लेट मी एक्सप्लेन द मेथड। तो देखो ऑप्शंस हमें बस वहाँ पे एलिमिनेट करने होते हैं, तो इफ़ वी कैन तो हमें करना चाहिए। लेट ए एंड बी दिस बिलोंग्स टू आर, है ना, और जो ए है वो हमारा ये आर्किमिन्स प्रॉपर्टी है ऑफ रियल। ए जो है वो 0 से बड़ा है, देन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट जो एन है वो बी से बड़ा होगा फॉर ऑल एन जो है वो एन से बड़ा होगा ना नेचुरल नंबर से। ये जो हमारा चीज़ है ये क्या है, ये है आर की मीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब हम इस ऑप्शन में का देख लेते हैं, तो हम लेट एप्सिलॉन को ए ले लिया, बी जो है हमारा वो क्या आ गया, एक्स माइनस वाई आ गया, सो देयर एग्जिस्ट एन जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है सच दैट एन एप्सिलॉन जो है वो बी से बड़ा है, तो मतलब एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एन, ठीक है। नाउ ये आएगा 2 की पावर n एप्सिलॉन दिस इज ग्रेटर देन n एप्सिलॉन x माइनस वाई फॉर ऑल n, ये 2 की पावर n एप्सिलॉन x माइनस वाई फॉर ऑल n दिस, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 1 आ रहा है। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर हम देखें तो उससे डायरेक्टली ही हमारा जो ऑप्शन 1 है इट इज़ सेटिंग अप टू ट्रू ऑप्शन, ठीक है, ये ट्रू ऑप्शन की तरफ सेट कर रहा है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखी है, जो स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई थी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Now suppose xt is the solution of the following initial value problem in r square, और ये हमारे पास दिया है इक्वेशन, ठीक है, अभी हमें निकालना। नाउ सोल्यूशन टू एनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये है हमारे पास एक्स डैश टी इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एक्स, तो ये क्या होता है इसका सोल्यूशन, एक्स ऑफ t इक्वल्स टू c1 u e लैम्डा 1 t प्लस c2 v e रेज टू पावर लैम्डा 2 t, ठीक है, वेयर u एंड v क्या है हमारे आइगन वेक्टर्स, u एंड v क्या है हमारे आइगन वेक्टर्स,
और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज़ और C1 एंड C2 आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सिंपल। नाउ अगर हम इस मैट्रिक्स का देखें तो इस मैट्रिक्स में हमारा जो ये आएगा आइगन वैल्यू, वो हमारा आएगा +6 मीन्स हमारा 1 एंड 6। ठीक है, ये हमारे आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो हमारे आइगन वेक्टर्स अगर हम देखें कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 है ना, आइगन वेक्टर्स अगर हमारी आइगन वैल्यू 1 है तो क्या आएंगे, तो 1 हम ये निकालते हैं ना, a माइनस लैम्डा, यहाँ 1 है तो आयोटा आ जाए, आइडेंटिटी आ जाएगा ना, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं u1 एंड u2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हमने कर दिया, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 1 एंड 6 आइगन वैल्यू 1 के रिस्पेक्टिवली अभी हम वो निकाल रहे हैं। 1 के रिस्पेक्ट में अभी हम आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो हम करते हैं। अब ये u1 प्लस u2 जो है वो 0 हो जाएगा और उसके बाद हमारा मतलब यहाँ से आ गया u1 इक्वल्स टू माइनस u2। ठीक है, ये आ गया हमारा। नाउ आइगन वैल्यूज़ जब हमारा लैम्डा है 6, मतलब आइगन वैल्यू जब हमारी 6 है तो ये क्या आएगा, तो ये हो जाएगा -1 4 1 -4 v1 v2 ये 0। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा जो v1 -4 v2 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स v1 जो है वो 4 टाइम्स v2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आइगन वेक्टर u था वो क्या आएगा, वो 1 1 हो जाएगा। लिख देते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा आइगन वेक्टर u है वो क्या होगा, 1 1 आ जाएगा और आइगन वेक्टर v है वो 4 एंड 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा x ऑफ t सोल्यूशन क्या हो जाएगा, C1 1, अच्छा -1 था ना, सॉरी। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका e⁻t प्लस C2 4 1 e⁻6t है ना, लैम्डा की जगह हमने इसमें वैल्यूज़ डाल दी जो थी। नाउ इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा C1 e⁻t और ये 4 C2 e⁻6t। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा C1 e⁻t और +2 e⁻6t। ठीक है, तो अब हमारे पास दिया है कि जैसे ही ये इन्फिनिटी पे जाएंगे तो क्या होगा। ये हमारे पास OD का सॉल्यूशंस तो आ गए अब हमारे पास। अब हम देखते हैं कि अगर e⁻t है, इसको हम टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, और e⁻6t है वो भी इन्फिनिटी पे जाएगा एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हमारा ये बाउंडेड सोल्यूशन तो नहीं होने वाला, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा मैच नहीं होने वाला है ना, क्योंकि ये बाउंडेड सोल्यूशन तो नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि e⁻60 कर देते हैं अगर, तो 0 चला जाएगा -60। अब अगर देखो यहाँ पे -60 मल्टीप्लाई करेंगे तो -5t आ जाएगा, लेकिन यहाँ करेंगे तो C1 और C2 आ जाएंगे है ना, जो कि 0 पे नहीं जा रहे है ना। ये चीज़ तो चलो 0 पे आ जाएगी, लेकिन ये चीज़ें 0 नहीं आएगी। थर्ड पे -t पे करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा है ना। हाँ, e⁻10 के साथ करेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो e⁻- नेगेटिव जो है वो इन्फिनिटी पे जाएगा तो 0 होना ही होना है। तो ये बस इम्पॉर्टेंट इसमें यही था जो फॉर्मूला था स्टार्टिंग में, C1 u1 e⁻λt। आपको इसके आइगन वैल्यूज़ निकालने थे और उसके बाद इसको सॉल्व करना था। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
कि अगर हमारी t जो है इट इज़ अ लीनियर ऑपरेटर ऑन आर क्यूब और एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स डिनोट इट्स करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमें दो स्टेटमेंट्स देखनी है एंड वी हैव टू फाइंड विच वन इज करेक्ट। नाउ फर्स्ट इज सपोज t इज नॉन जीरो एंड जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ t नॉन जीरो है और जीरो आइगन वैल्यू है। तो एफ ऑफ जी एक्स जो है वो एक्स जी ऑफ एक्स हो जाएगा इन दिस एंड देन लीनियर ऑपरेटर इज ज़ीरो। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम ले लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए कि हमारी अल्फ़ा एंड बीटा दो आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और उन आइगन वैल्यूज़ को हम जी ऑफ एक्स जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, है ना, ये हम ले सकते हैं। तो अगर मान लो हमारी जो आइगन वैल्यूज़ है वो एक ले लेते हैं हम ज़ीरो, एक ले लेते हैं 4 और एक ले लेते हैं हम जी एक्स में टी इज़ ज़ीरो। तो इसमें हम अपनी तरफ से भी वो एक, अगर हम इसमें रुको, इसमें हम ले लेते हैं अल्फ़ा इज़ आवर 2 एंड बीटा इज़ आवर -2। तो यहाँ ये चीज़ क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर -4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर -4 ऑफ आई। नाउ अगर हम देखें तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 0 2 एंड -2, है ना। अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारी आइगन वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। अब ये आप देखो ये -2, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम, है ना, टी स्क्वायर करेंगे तो ये 0 4 एंड 4, तो कहीं से भी ये आपकी 0 तो नहीं आ रही, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये कह रहा था कि 0, एक आइगन वैल्यू 0 हो तो ज़रूरी नहीं है ना कि फिर बाकी भी 0 आ जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सपोज, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स होगी। फिर है सपोज 0 इज़ अ आइगन वैल्यू ऑफ t with at least two linearly independent eigen vectors. If we write this, then okay, तो अब ये कह रहा है कि 0 आइगन वैल्यू है विद एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, मीन्स जीएम जो है आपका, जीएम जो है 0 का वो कितना होगा, 2 हो जाएगा। यही मतलब हुआ ना, 2 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर की आइगन वैल्यू तो 0 है लेकिन आइगन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, 2 आ जाएगा। आइगन ये जीएम हमारा 2 है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एएम है या तो वो इक्वल टू जीएम होता है या उससे बड़ा होता है, तो हमारा ये चीज़ दिस आ गया। तो एएम हमारा इधर इट इज़ 2 और 3, है ना, इट गोज़ ऑन, मतलब ये बढ़ता ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये छोटा हो जाएगा ना, इधर इट इज़ इक्वल और इट इज़ ग्रेटर देन। तो सपोज करो कि वी हैव, अगर 2 हमारे पास एम है तो इस तरीके से हमारा, ठीक है, एंड दिस इज नॉट, अगर 3 बढ़ रहा, ठीक है, ये भी, ये हमारा एक टी हो सकती है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस लैम्डा, है ना। तो मतलब ये टी स्क्वायर माइनस लैम्डा टी, तो यहाँ पे आइगन वैल्यू 0 0 और लैम्डा आ जाएगी, है ना। तो अब मैं यहाँ पे अगर इसकी यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करूँ तो 0 पे तो 0 आ जाएगी और यहाँ पे भी 0। तो यस, अगर आपका 0 है आइगन वैल्यू विद एटलीस्ट 2, मतलब जिसका GM 2 है वो जिसका GM 2 है, हाँ, है ना, तो fx अगर इस तरीके से लिखा जा रहा है तो लीनियर ऑपरेटर उसका 0 हो ही जाएगा, चाहे वहाँ पे एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, एक नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रही है तब भी ऐसा होगा ही होगा। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ना हमें लॉरेंस का यूज़, लॉरेंस सीरीज़ जो होती है उसका थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा तब जाके ये सॉल्व होगा क्वेश्चन।
तो हमें पता है रेजिड्यू तो हमें R3 दिया है, ठीक है। तो हमें पता लग रहा है यहाँ पे तो z1/z² पे बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है ना, इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो इसको हम लिख देते हैं z² की तो आ ही रही है, फिर z² बाहर लिख देते हैं, ये हमारा बन जाएगा e⁻z माइनस e⁻z-1, क्योंकि z पे तो हमारे z² जो 0 पे सिंगुलरिटी दे रहा है 2 ऑर्डर की, लेकिन e⁻z माइनस e⁻z इक्वल्स टू 0 ये भी हमारा 0 पे ही आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अब हमें कोफिशिएंट निकालना है 1/z का सिंपल। तो यहाँ पे पहले तो हम e z की खोलते हैं, फिर e दिस की खोलते हैं ना। तो ये आएगा 1 प्लस z प्लस z²/2 फैक्टोरियल प्लस z³ 3 फैक्टोरियल, इट गोज़ ऑन। फिर यहाँ -1 माइनस z प्लस z²/2 फैक्टोरियल माइनस z³ 3 फैक्टोरियल, इट गोज़ ऑन, है ना। और यहाँ पे -1 पावर डाल देते हैं, है ना। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगी दिस, यहाँ पे आ जाएगा 2z प्लस 2z³ 3 फैक्टोरियल प्लस 2z5/5 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। ओके नाउ अब हम यहाँ पे इसको जब खोलेंगे तो 1/z², और हमें इसको इक्वेशन को 2z यहाँ से वो ले लेते हैं, है ना। ठीक है, 2z हमने कॉमन ले लिया तो 2z -1 है ना, तो वो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। 2z कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा दिस प्लस z5/5 फैक्टोरियल प्लस z7/7 फैक्टोरियल, इट गोज़ ऑन -1 तक, ठीक है। नाउ ये हमारे पास 1/2z³ आ गया। ये खोलेंगे 1 माइनस z³ 3 फैक्टोरियल z5 फैक्टोरियल, इट गोज़ ऑन, फिर प्लस z³ प्लस z5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इतनी हाई पावर्स हमें नहीं चाहिए, और ये आगे इट गोज़ ऑन। तो हमें देखो 1/ ये z³ आ गया। हाँ, तो अब ये देखो कि हमारी जो 1/z है वो कहाँ पे होगा, इधर तो कहीं पे भी 1/z नहीं आएगा, लेकिन जब हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, z3 है ये, ओहो गड़बड़ होगी, z किया था तो z2 होगा ना, ये शिट, ये z2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी ये z2 आ जाएगा, ये z4 आ जाएगा, यहाँ भी z2 हो जाएगा, यहाँ z4 हो जाएगा। अब ये z2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, z⁴, और बाहर हमारा z की, तो ये गड़बड़ आ जाएगी, हमें तो 1/z चाहिए, है ना। ये z², ये तो अच्छा, तो ठीक है, फिर मतलब मैंने गलत लिखा, यहाँ पे तो आ जाए, फिर हमारी ये वाला कट हो जाएगा, ये हमें चाहिए नहीं, यहीं से ही आ जाएगा, है ना। तो ये आएगा हमारा 1/2z³ माइनस z²/3 फैक्टोरियल। तो ये एक 1/z आ गई, माइनस कितना आ जाएगा आपका 12। अब इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6, तो माइनस डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमें बहुत ध्यान से करनी पड़ती है ना, कुछ भी चीज़ मिस हो गई तो बस फिर गए पूरा क्वेश्चन गलत। चलो नेक्स्ट, इफ़ आर स्क्वायर टू आर बी आर लोकली लिप्सिट फंक्शन कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और हमें यहाँ पे z ये दिया है मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये सब चीज़ें हमें दी है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक ही लाइन का है ये सोल्यूशन, बाय यूजिंग पिकार्ड्स थ्योरम। ठीक है, तो पिकार्ड्स इज थ्योरम, और हमें पता है कि सोल्यूशन लाई करता है इंटरवल पे। किस इंटरवल पे? x माइनस एक्स नॉट, वो a होना चाहिए, और t माइनस टी नॉट लेस देन b होना चाहिए, है ना। और हमें पता है वो कौन सा इंटरवल होता है, वो होता है ओपन इंटरवल, है ना, ओपन इंटरवल होता है वो। तो फिर एक मिनट से क्या हो गया, हाँ, तो वो ओपन, दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ कीप sharing your support to us. Thank you so much.